स्वतंत्रता की आज़ादी की जो हमें एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसको लेकर लगातार यही बातें कही जा रही हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं न कहीं हनन है और काले कानून बल्कि उन्होंने कहा था सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। और देखिए उसके बाद खुद पीएम मोदी को सामने आना पड़ा और कहीं न कहीं ये कहना पड़ा कि भई जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए माफ़ी माँगते हैं और कानूनों को वापस लेते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में आज मुसलमान अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या वक्फ संशोधन कानून सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा? क्या मोदी सरकार को मुसलमानों के आगे झुकना पड़ेगा? कई बड़े सवाल वक्फ संशोधन कानून से जुड़ जाते हैं। जब से इस कानून को पास करवाया गया है, जब से इस बिल को पास करवाकर कानून बनाया गया है, तब से मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा इस बिल को पास कराने का मकसद है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करना। उनकी संपत्तियां सुरक्षित नहीं है, ये आरोप मुस्लिम संगठनों द्वारा लगाए जाते हैं। यही नहीं, आरोप ये भी हैं कि वक्फ बोर्ड में आखिरकार गैर मुस्लिमों को जगह क्यों दी जा रही है। तमाम याचिकाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। लगभग 72 के करीब याचिकाएं दर्ज करवाई गई अन्य राज्यों से भी। ऐसे में देखा जाए तो देश भर के तमाम राज्यों से जो याचिकाएं दर्ज करवाई गई, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हंगामा भी देखने को मिला, जहां हिंसक झड़प हो जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर बिहार हो, हर तरफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा। हर किसी की मांग है कि इस कानून को निरस्त कर देना चाहिए, इस कानून को मोदी सरकार को वापस ले लेना चाहिए। लेकिन आखिरकार सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर क्यों टिक जाती हैं? क्या आज बड़ा फैसला आएगा? क्या मुसलमानों की जीत होगी या मोदी सरकार अपने इस वादे पर अडिग रहेंगे? कई बड़े सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, लोकसभा राज्यसभा में पास राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाना, इसके बाद वक्फ कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, लगभग 72 के करीब याचिकाएं दाखिल हुई हैं इसके खिलाफ में। आज सुप्रीम कोर्ट में पहली और बड़ी सुनवाई मानी जा रही है। क्या लगता है मुस्लिम पक्ष के जो हक में कोई फैसला सुनाया भी जा सकता है? देखिए बिल्कुल, और सबकी नजरें कहने की अदालत के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण फैसले के ऊपर बात होनी है कि क्या जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं क्या वो सुनवाई के योग्य हैं भी या फिर उन पर सुनवाई नहीं हो सकती। ये कोर्ट का कह सकते हैं डिसीजन होगा, जो जिस तरह से आएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं जरूर होंगी कि भाई ये सही है गलत है, वो बात की बात है। क्योंकि देखिए कोर्ट के नजरिए से हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये कोर्ट ने जो है फैसला गलत किया है। कोर्ट जो भी कहता है उसको हम सबको मानना पड़ता है, और जाहिर बात है कोर्ट से बहुत उम्मीदें लोगों को हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगा उसको लेकर भी लोग कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कोर्ट फैसला उनके हक में दे या उनके जो हक में नहीं दे। दोनों ही कंडीशन में लोगों को उनका जो फैसला है वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़ी हलचल आज मची हुई है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि 70 से 72 के आसपास जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई। इसमें से कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है कि क्या वाकई में इनके ऊपर आने वाले दिनों में कोई मामला बनता भी है, क्या इनमें सुनवाई होनी भी चाहिए, या फिर ये कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है, इसको यहीं पे निरस्त कर देना चाहिए। कई इस तरह की बातें हो। लेकिन जब हम राजनीतिक तौर पर देखते हैं तो देखिए नाज़मीन, कई बार को जो संसद है वहां पर कानून पास होते हैं और देश में लागू भी हो जाते हैं। जैसा हम वक्फ बोर्ड को देख रहे हैं कि चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, राष्ट्रपति जी का जो उस पर साइन हुआ है, कानून बनाया, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सर, यूसीसी भी तो लागू हो जाता है उत्तराखंड में, और किस तरीके से पास होता है इसका विरोध करने के बावजूद भी। जब कानून बन जाता है, कानूनी शक्ल में वो आ जाता है, तो बिल्कुल इसको लेकर कोई दो राय नहीं है कि वो कहीं ना कहीं एक मजबूत तरीके से जब देश के सामने रखा जाता है, देश के सामने आता है, अब उसको हटाना क्या इतना आसान हो सकता है? कि उसको वापस लेना इतना भी कह सकते हैं सरकार के लिए इजी चीज होगी, इजी टास्क होगी? क्योंकि सरकार को अगर देखा जाए तो चाहे जिस तरह से कानून मंत्री किरण रिजिजू की बात करें और तमाम नेताओं की बात करें, इसके ऊपर तमाम सारे वक्तव्य देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे हैं, किरण रिजिजू का सुबह बयान था कि भाई कोर्ट जो है वो हमारे विधायिका के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, और जो कि पूरा मामला बना है उसको लेकर कोर्ट अपना ये फैसला जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के हक में देते हुए नजर आएगी। अब इसको लेकर लगातार माथापच्ची का दौर जारी है कि यहाँ पर कोर्ट किस तरह से इस पूरे मामले को लेता है। क्योंकि अगर हम तकनीकी तौर पर देखें तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बन जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार का एक मामला बनता है, जहां पर जिस तरह से वक्फ बोर्ड को बनाया गया उसमें हिंदुओं को शामिल करने की बात हो या कुछ और कह सकते हैं कि जो
सरकारी कर्मचारी हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, और इस तरह के तमाम जो 22 लोगों की कमेटी है उसमें से कई जी। जो लोग हैं वो गैर मुस्लिम हो सकते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपत्ति इसलिए सर भी सवाल ये बन जी। जाता है कि संगठनों का विरोध ये है कि हम्म। आखिरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह क्यों दी जी, जा रही जी। है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना होगा कि देखिए, जगह दी गई है तो हाँ। क्या स्वतंत्रता के रूप से दी गई है? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। देखिए नाज़मीन, मैं वही बात कह रहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता की, आज़ादी की जो हमें एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसको लेकर लगातार यही बातें कही जा रही हैं कि ये हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन है, और यही बात मुस्लिम जो वर्ग है वो कहता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें एक बात और भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, जब कृषि कानून जी, जब जी। लागू हुआ था, 3 कृषि कानून जब लागू हुए थे, तब भी बड़ा महिमा मंडन किया गया था कि वे बहुत अच्छे कानून हैं, अच्छी तरह सरकार ने किसानों को जो है मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाए हैं। लेकिन जब 1-1.5 साल तक लगातार किसान उसके विरोध में धरने पर बैठे और कई किसान की उसमें मौत भी हो जाती है, शहीद जी। हो जाते हैं, उसके बाद जो बात राहुल गांधी ने कही थी कि ये कानून, काले कानून बल्कि उन्होंने कहा था, सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। और देखिए उसके बाद खुद पीएम मोदी को सामने आना पड़ा और कहीं ना कहीं ये कहना पड़ा कि भाई जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए माफी मांगते हैं और कानूनों को वापस लेते हैं। तो ये भी एक बात उठ रही कि क्या विरोध प्रदर्शन को देखते हुए क्या मोदी सरकार अब ये कानून वापस लेती हुई नजर आएगी? एक बात। दूसरी बात, अगर सर आप देखें, जो हमें गौर करना चाहिए कि 294 के आसपास एनडीए में जो सांसद हैं, सब मिलाकर बीजेपी के भी और तमाम जो दल हैं वो सब मिला दें, लेकिन अगर आप वोट देखें तो 288 वोट पड़ते हैं और 5 जो सांसद हैं वो चाहे बीजेपी के हों या एनडीए कुनबे के हों, क्योंकि इसमें एक टीडीपी का भी बताया जाता है, बीजेडी का भी बताया जाता है इसमें से। इसके अलावा आप देखिए बीजेपी के भी 1 से 2 एमपी जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो जब बीजेपी कुनबे में भी इसको लेकर सहमति नहीं है, तो क्या आने वाले दिनों में एनडीए कुनबे के अंदर दरार बढ़ती हुई और एक तरीके से जो लोग हैं, चाहे जेडीयू की बात आप करें, चाहे टीडीपी की बात करें, चाहे आप एलजेपीआर की बात करो, यहाँ तक कि आरएलडी की बात, जो लोक दल है उसकी बात करें, वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में इसको लेकर विरोध कहने का दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे मुस्लिम नेता जो हैं वो पार्टी को अलविदा कहकर जा रहे हैं या फिर पार्टी की जिस तरह से समर्थन किया है उससे नाराज है। तो ये तमाम पहलू ऐसे हैं जिसको लेकर अब एनडीए कुनबे में भी खटास पड़ सकती है। माना तो ये जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार द्वारा इस बिल को लाया गया, पास करवाया गया सिर्फ बिहार चुनाव जीतने के लिए। तो क्या एक तरफ तो नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमति नहीं, वहीं भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी जैसे नामों को आगे कर रही है, और ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन कानून के तहत बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पाने वाली है। क्या लगता है कि बीजेपी कामयाब होगी बिहार में? देखिए बिल्कुल, और सारा का सारा जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि भाई मुस्लिमों के लिए कानून बनाया गया, लेकिन हैरानी होती है उसी बीजेपी के अंदर एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए मेरे ख्याल से एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है, और बीजेपी लगातार दावे कर रही है, बातें कर रही है कि भाई हम मुस्लिमों का हित और मुस्लिमों की भलाई के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है वो यही बात कहता है कि भाई हमें बीजेपी की कथनी और करनी में जो फर्क है उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता है कि कहीं मुस्लिमों की जमीनों पर अब जो है सरकार अपना कब्जा करती हुई ना नजर आ जाए, क्योंकि बड़ी लंबी चौड़ी कह सकते हैं जगह और संपत्तियां हैं, 9 लाख से भी ज्यादा कह सकते हैं संपत्तियां हैं। उसको लेकर ये बात कही जा रही है कि सरकार की नजर उनके ऊपर। अब आप चुनाव की बात कर रहे हैं कि बीजेपी को कैसे कुछ फायदा हो सकता है। नाज़रीन, वाकई में तमाम जगह आप देख रहे हैं, जब योगी जी जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जब होते हैं तो 80-20 की बात करते हुए नजर आते हैं। तो बीजेपी का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि उनको जो लगभग 80-85% हिंदू हैं उनकी राजनीति करनी, उनको पता है कि अगर यहाँ से 40 से 45% वोट उनके हक में आ गए तो सरकार उनकी बन सकती है। इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी निडर होकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इसीलिए ऐसे कानून कहीं ना कहीं पास करवा रहे ताकि उसको इसका पॉलिटिकल फायदा मिलता हुआ नजर आए। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, वक्फ संशोधन कानून के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम मुसलमानों को उनका हक दिलवा रहे हैं, जिनको अभी तक वक्फ बोर्ड के तहत सम्मान नहीं मिल पाया या उनकी संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे में एक तरफ ये बात की जाती है, लेकिन हरियाणा में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो सिर्फ पंचर बनाने का ही काम करते हैं और यही है कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है और हमारी सरकार
उनकी भलाई के बारे में सोच रही है। कैसी भलाई कि जहां आप एक संगठन को या एक दल को, एक धर्म को आप एक ऐसी राजनीति से जोड़कर देखते हैं जिसमें सिर्फ आप उनको पंचर बनाने वाला तक कह देते हैं। नाज़मीन, मुझे दो नाम याद आते हैं, बीजेपी के शहनवाज हुसैन जी। और मुख्तार अब्बास नकवी। दोनों अटल जी सरकार में मजबूत नेताओं में गिने जाते थे, मंत्री भी उनको बनाया गया था। लेकिन मोदी सरकार में आप जरा देखिए कि दोनों की स्थिति क्या है, किस तरह से दोनों को दरकिनार कर दिया गया है। तो एक तरफ तो आप भलाई करने की बात करते हो, लेकिन जो आपकी ही पार्टी में कुछ हद तक मजबूत नेता थे, मुस्लिम चेहरे थे, उनको भी आपने साइडलाइन कर दिया। और देखिए पीएम मोदी का जो ये बयान है नाज़मीन, जाहिर बात है कि जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है उसको लेकर उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टियां घिरती हुई नजर आ रही हैं कि भाई मुस्लिम अगर पंचर लगा रहे हैं तो क्या हिंदुओं को आपने सब पायलट बना दिया है, सबको इंजीनियर बना दिया, सबको डॉक्टर बना दिया है? तो स्थिति जस की तस है। और देखिए रोजगार की जहां तक बात होती है तो एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अगर कोई व्यक्ति पंचर के जरिए भी, अगर जोड़ने के जरिए भी अगर अपना घर चला रहा है तो इसमें दिक्कत किस बात की होनी चाहिए? और देखिए एक समुदाय विशेष को इस तरह से टारगेट करना, और 10 से 11 साल से अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो जरा बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मुस्लिमों के लिए क्या भलाई के काम किए हैं, और आखिर क्यों ये जो वर्ग है जो कि लगभग अच्छा खासा कह सकते हैं हिंदू कम्युनिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा वर्ग देश के अंदर मौजूद है, उसके लिए किस तरह की भलाई के काम बीजेपी ने किए हैं। वक्फ का मामला भी लेकर आए हैं तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं हर जगह हो हल्ला होता हुआ नजर आ रहा है। यूसीसी की बात करें, एनआरसी की बात करें, कि एक तरीके टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पर मुस्लिम लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि आखिर हमारे पीछे मोदी जी क्यों पड़ गए हैं, जबकि हमारे हक में तो बहुत सारी चीजें है भी नहीं। सच्चर कमेटी बताती है कि किस तरह की कह सकते हैं जिंदगी बशर करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि रोजगार के नाम पे कुछ भी नजर नहीं आता। और यहाँ पर अगर वो कुछ रोजगार करते भी हैं तो उनको पंचर वाला कहकर या पंचर जोड़ने वाला कहकर मजाक उड़ाया जाता है। जबकि अगर आप बाहर निकलेंगे, सड़कों पर जाएंगे तो कहीं कुछ हिंदू नाम की पंचर दुकानें होंगी, कहीं कुछ और होंगे। तो ये लोगों का बेसिकली एक जिंदगी गुजारने का जरिया है, और उसको भी इस तरह से मजाक की नजर से देखा जाएगा, इस तरह से बोला जाएगा, तो जाहिर बात है कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है फिर उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी सी बात है कि आखिर 10 से 11 साल में आपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए किया क्या है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी विराजमान हैं और इस पद पर रहते हुए एक धर्म विशेष पर टारगेट करते हुए नजर आते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं वक्फ संशोधन कानून को लेकर उनके हक दिलाने की बात भी करते हैं। अब देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच द्वारा सुनवाई की जाएगी। लगभग 70 से अधिक याचिकाएं, 10 याचिकाओं पर सुनवाई है। पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। आखिरकार फैसला किसके हक में आएगा? बड़ी सुनवाई के बाद बड़ा फैसला होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या इंसाफ मुसलमानों को मिल पाएगा? क्या वक्फ संशोधन कानून वापस हो जाएगा? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।